दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो साल हमें दिखाया जाता है 1719 का और जगह होती है नॉर्दर्न ग्लेन्स के पहाड़। और हमें इस कहानी के मेन लीड नारू को दिखाया जाता है, जो कि अभी शिकार की प्रैक्टिस कर रही थी और उसके साथ ही उसका डॉगी सारी भी होता, जिसमें प्रैक्टिस के दौरान सारी की पूंछ एक ट्रैप में फंस जाती है। नारू उसे बचा लेती है। ट्रैप को देखकर नारू समझ जाती है कि कुछ फ्रेंच सैनिकों ने बड़े जानवर का शिकार करने के लिए इतना बड़ा ट्रैप लगाया है। तभी उसकी नजर आसमान पर जाती है, जहाँ पर उसे एक स्पेसशिप दिखाई देता है। बट वो होता तो विजिबल है, मगर नारू उसकी आवाज से पता लगा लेती है कि ये कोई बारिश के बादल नहीं है, बल्कि ये तो कोई बड़ा जहाज जो कि इस जंगल में एंटर कर चुका है। जिसके बाद वो अपने कबीले में जाती है, जिसे कुमाचे कहा गया। कबीले की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद को हमेशा तैयार रहते हैं। यहीं पर हम नारू की माँ को देख पाते हैं, जिसे अपनी बेटी का शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी माँ जड़ी बूटी विज्ञान में माहिर थी, इसीलिए वो अपनी बेटी को भी एक चिकित्सक बनाना चाहती थी, ताकि जरूरत पड़ने पर कबीले के किसी भी शख्स को अच्छा इलाज मिल सके। आज वो एक ऐसी दवाई बना रही थी जिससे कि अगर बड़े से बड़ा जख्म हो तो उसका दर्द भी कम महसूस किया जा सके। दवाई का नाम था ऑरेंज टोटसिया। दवाई को बनाने के लिए कुछ विशेष फूलों की जरूरत थी, इसीलिए वो अपनी बेटी नारू को उन फूलों को लाने के लिए कहती है। रास्ते में आगे जाते वक्त उसे अपना भाई ताबे भी मिलता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकला हुआ। वो अपने भाई से कहती है कि मैं भी एक शिकारी बनना चाहती हूँ, मगर ताबे के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुझ में एक शिकारी बनने जितनी ताकत नहीं है। नारू कहती है कि मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी। फिर ताबे कहता है कि हमारे किसी दोस्त को जंगल में शेर ने जख्मी कर दिया है और वो सुबह से घर नहीं लौटा है, तो हम उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तब जंगल में उनका दोस्त उन्हें मिलता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी। नारू को थोड़ा बहुत जड़ी बूटियों का ज्ञान तो था, इसीलिए वो उसके दोस्त को लेप लगा देती। उसी वक्त वो लोग वापस जाते वक्त नोटिस करते हैं कि एक सांप को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा हुआ है। वो सोचते हैं कि भला एक सांप को आखिर कोई इतनी बुरी तरह से कैसे फाड़ सकता है। इतनी बारीकी से इसे फाड़ने के लिए तो औजारों की जरूरत होती है, औजार तो सिर्फ हम इंसानों के पास ही होते हैं। तो आखिर हमारे अलावा और कौन है इस जंगल में। और आगे जाते वक्त उसे एक बड़े जीव के पैर का पंजा नजर आता है। वह करीब बात अपने भाई ताबे को बताती है, मगर ताबे कहता है हो सकता है ये किसी बड़े भालू का पैर हो, ज्यादा टेंशन मत लो, पहले हमें उस शेर को पकड़ना है जो कि खुलेआम घूम रहा है और वो सब लोगों पर अटैक कर रहा है। नारू के पास उसकी कुल्हाड़ी और उसका साथी पेट सारी था, जो कि अब निकल पड़ी थी उस शेर का शिकार करने के लिए। एक मोमेंट ऐसा आता है कि पेड़ पर मौजूद उस शेर को नारू देख लेती है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी आसमान से एक रोशनी दिखाई पड़ती है। नारू का ध्यान यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होता है, तभी शेर उस पर हमला कर देता है और नारू बेहोश हो जाती है। नारू को अब कबीले में होश आता है, तो उसे बताते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जान भी बचाई और साथ ही उस शेर को भी मार दिया, जो कि हमारे लिए एक बड़ा खतरा था। उसकी बहादुरी को देखकर कबीले वालों ने उसे वॉर चीफ बना दिया था। अब अगले दिन एक भेड़िया खरगोश का शिकार कर रहा था, मगर तभी वहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है और उस भेड़िए को मार देता है। अब दूसरी तरफ नारू प्रैक्टिस कर रही थी अपनी कुल्हाड़ी के साथ में, जो कि आगे चलकर उसका अच्छा साथी बन सकते थे। किसी भी जंग में वो लचीले तने को कुल्हाड़ी पर बांध देती है और एक बूमरैंग की तरह कुल्हाड़ी को यूज करने लगती है। दूसरी ओर वो प्रेडेटर भेड़िए पर अपना एसिड डालकर उसकी खाल को जला लेता है, उसकी खोपड़ी, जिसे वो अपने खोपड़ी पर लगा लेता है, इन्हें गिफ्ट समझकर। नारू अब एक खुले मैदान में पहुँचती है, जहाँ पर उसे काफी सारे बैलों की लाशें मिलती है। उनके शरीर पर उनकी खाल ही नहीं थी। नारू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये तो बेचारे जंगल के जानवर थे, जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। और वहीं पर उसे एक सिगरेट दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये जरूर फ्रेंच सैनिकों का काम है। वहाँ से निकलते वक्त उसका पैर गलती से दलदल में फंस जाता है। उसमें वो फंसती ही जा रही थी, लेकिन वो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से वहाँ से निकल जाती है। नारू के मन में एक बड़ा शिकारी बनने का भूत सवार था, इसीलिए वो चाहती थी कि वो किसी बड़े जीव का शिकार करे। ऊपर पहाड़ी पर खड़े होकर वो एक भालू को देखती है। वो तीर कमान से उसका शिकार करना चाहती थी, पर तभी धनुष पर ज्यादा जोर देने की वजह से वो वहीं पर टूट जाता है, जिसकी आवाज से भालू नारू के पीछे पड़ जाता है। अब अपनी जान बचाने के लिए नारू पानी में होते हुए दूर भागने लगती है। फिर उसे एक लकड़ियों का गट्ठर दिखता है, जिसमें वो जान बचाने के लिए छुपने की कोशिश करती है। नारू सभी लकड़ियों को तोड़कर उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ पर आ जाता है प्रेडेटर, जो अपने दोनों हाथों से उस भारी भरकम भालू को उठा लेता है। अपनी ब्लेड्स की मदद से उसे घायल कर देता है और उसका सारा ब्लड अब प्रेडेटर के ऊपर गिर रहा था, जिसकी वजह से नारू उसे देख पा रही थी। नारू वहाँ से भागती है और सोचती है कि इतना ताकतवर जीव जिसने एक बड़े भालू को मार दिया, सोचे वो हमारा क्या हाल करेगा।
मिला। रास्ते में उसे ताबे और उसके दोस्त मिलते हैं, जिन्हें वो कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, क्योंकि एक बड़ा जीव हमारा शिकार करने के लिए आ रहा है। उन्हें लगता है कि वो मजाक कर रही है, मगर इतने में वहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है और एक एक करके सभी को मार देता है। नारू अपनी जान बचाने के लिए खुले मैदान की तरफ भागने लगती है। यहाँ पर और शिकारी भी छिपे हुए थे, लेकिन प्रेडेटर के पास तो थर्मल इमेजन थी, जिससे वो कोल्ड और हॉट टेम्परेचर को माप सकता था। अपने कैनन शील्डर की मदद से उन पर निशाना लगाता है। तभी नारू अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। प्रेडेटर उसके सामने आ जाता है, लेकिन प्रेडेटर उसे नहीं मारता है, क्योंकि वो उसे निहत्था पाता है, मतलब कि उसके पास कोई भी हथियार नहीं था, इसीलिए उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। लेकिन कुछ फ्रेंच सैनिक उसे आकर कैद कर लेते हैं। सैनिक उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने उस बड़े जीव को देखा है, तुम तो हमारे दुश्मन हो ही, साथ में वो भी बन चुका है। उसने हमारे कई सारे लोगों को जान से मार दिया है। कमांडर उससे पूछता है कि आखिर तुम उस बड़े जीव के बारे में क्या जानती हो? उसके पास कई सारे हथियार हैं और उसने हमारा धंधा चौपट करके रखा हुआ है। नारू उस प्रेडेटर के बारे में जानती तो थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बताती कि वो उन्हें सजा दिलवाना चाहती थी, क्योंकि इन लोगों ने जंगल में बैलों को मारा था। अब नेक्स्ट डे शिकारी प्रेडेटर को पकड़ने के लिए कई सारे ट्रैप लगाते हैं, लेकिन प्रेडेटर को तो शिकारियों की भनक पहले से ही लग चुकी। वो अपने इनविजिबल फॉर्म में आकर एक एक करके सबको मारने काटने लगती। जैसे तैसे करके ये लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। फिर घायल सैनिक इन्हें मिलता है, जो नारू से कहता है कि ये गन मैं तुम्हें दे दूंगा, प्लीज तुम मेरी कटी हुई टांग का इलाज कर दो। नारू के पास वही ऑरेंज टोट्सिया नाम के फूल थे, जो बॉडी को ठंडा कर देते हैं। जैसे ही सैनिक उन्हें खाता है, वहाँ पर प्रेडेटर आ जाता है। प्रेडेटर को लगता है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, कि उसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। वो वहाँ से जाने लगता है, पर गलती से उसका पैर उस सैनिक के पैर पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो सैनिक चिल्ला उठता है और प्रेडेटर उसे वहीं के वहीं मार डालता है। अब नारू को ये बात समझ में आ चुकी थी कि प्रेडेटर टेम्परेचर की मदद से चीजों को मापता है। उस वक्त तांबे आकर उस पर अटैक करता है, घोड़े पर सवार होकर उस पर तीर चलाता है, लेकिन बेचारा प्रेडेटर के सामने टिक नहीं पाता और वहीं के वहीं मारा जाता है। अब ये बात कबीले वालों में फैल चुकी थी कि एक बड़ा शिकारी धीरे धीरे करके इंसानों को जान से मार रहा है। ये सभी लोग अपना कबीला छोड़कर यहाँ से जाने की तैयारी में थे, मगर नारू ऐसा नहीं चाहती थी। अब नारू एक फ्रेंच सैनिक को पकड़कर उसकी टांग काट देती है और उसके हाथ में एक बंदूक दे देती है। जब रात को प्रेडेटर इंसानों के शिकार पर निकलता है, नारू तो अपनी बॉडी को उन फूलों की मदद से ठंडा कर लेती है, ताकि वो उसे दिखाई ना दे सके। प्रेडेटर उस सैनिक के हाथ में बंदूक देखकर उसे जान से मारने के लिए आता है। नारू की एक चाल थी, मौका पाकर वो अपने गैजेट्स की मदद से उस पर अटैक करती है। पहले कभी पीछे से सर पर वार करती है, उसके बाद कुल्हाड़ी की मदद से उसके हाथों और पैरों पर वार करती है। बड़ी ठंडा होने की वजह से प्रेडेटर उसे देख नहीं पा रहा था, इस वजह से प्रेडेटर के निशाने भी गलत हो रहे थे। अब यहाँ पर नारू से नुकसान पहुँचाते उस जगह पर ले आती है जहाँ पर दलदल था, और जैसे ही प्रेडेटर वहाँ पर आता है, वो उस दलदल में धंस जाता है, जिसके बाद उसके पास खाली एक ही हथियार बचा था, का बूस्टर एरो। लेकिन ये एक लेजर की मदद से चलता था, जो कि नारू पहले ही लेकर भाग चुकी थी। और जब प्रेडेटर उसे मारने के लिए अपना बूस्टर एरो यूज करता है, तो उल्टा आकर एरो प्रेडेटर को ही फाड़ देता है। नेक्स्ट डे नारू उस प्रेडेटर का सर लेकर कबीले में आ चुकी थी। उन्हें कबीला छोड़ने की जरूरत भी नहीं थी, उनके पास उनका एक नया योद्धा भी था। और इसी के साथ यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। इसके एंड क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं कि एक और एलियन शिप यहाँ पर होता है और उसमें कुछ और प्रेडेटर धरती पर उतरे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी यूट्यूब फैमिली को बढ़ता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।